हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 6 ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर इवोल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन हिज लेबोरेटरी अपरेटस स्टैनली मिलर सिंथेसाइज्ड। जब उसने स्टैनली मिलर ने लेबोरेटरी में काम किया, उसने क्या बनाया? मीथेन बनाया, मेटल्स बनाए, अमीनो एसिड्स बनाए या प्रोटोबाइंट्स बनाए? उसने बनाए थे अमीनो एसिड्स। तो हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें से करेक्ट है? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर स्पेस? नो। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड? यस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब यही है कि कैसे भी लाइफ जनरेट होगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ और मड से लाइफ जनरेट होगी, तो इसका मतलब ये है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ? नहीं। लाइफ केम फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग? ये भी नहीं। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्राइज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज, मतलब उसने ह्यूगो डी व्राइज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था। उसने बताया था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में, उसको हम बोलते हैं सोल्टेशन। हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड। जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ही वो कब ओरिजिनेट हुई होंगी? वो हुई होंगी 3 बिलियन साल पहले। इसका मतलब हमारा आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। केमिकल जो एवोल्यूशन हुआ था उसका कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? इंटरेक्शन ऑफ वाटर एयर एंड क्ले अंडर इंटेंस हीट? नहीं। इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल्स? नहीं। पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशन? हाँ जी, यही पे हमारा यही करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल्स? ये भी नहीं। तो केमिकल एवोल्यूशन किस पे बेस्ड है कि जो लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था? जब बहुत सारे कॉम्बिनेशन हुआ था किसका? बहुत सारे केमिकल्स का अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। देखो, जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कंसेप्ट है, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एसेंशियल पार्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी थ्योरी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? लमार्क ने दी थी, समनर ने दी थी, टीएच मॉर्गन ने दी या चार्ल्स डार्विन ने दी थी? ये दी थी हमारी चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है। अडेप्टिव रेडिएशन हमारी यहाँ पे इसमें से शो की थी डार्विन फिंचेस ने। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन आएगा। सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि मैन मेड, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा कौन सा एक्शन हुआ है। तो इसमें आएगा कि जब हमने हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डाले तो क्या हुआ? कुछ कुछ वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी ऑर्गेनिज्म थे वो रेजिस्टेंट हो गए उसके, तो ये एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, उनका स्ट्रक्चर तो अलग होता है पर दोनों का काम क्या है? उड़ना। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है बोन्स ऑफ फॉलिम्स इन मैन एंड व्हेल। तो हमारा आंसर यहाँ से बनेगा पी का 4 है। पी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर यहाँ से बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एक्सप्लेन। ये देखो, ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की फोटोग्राफ है। एक्सप्लेन द चेंज इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ पेपर्ड मोथ, बिस्टॉन बेट्यूलेरिया एंड कार्बोनेरिया इज ड्यू टू। ये क्यों होता है? ये नाम भी हुए हैं, बिस्टॉन बेटिन के नाम भी हुए हैं मोथ्स के, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, इसमें क्या हुआ था कि पहले तो जब पोल्यूशन नहीं था तो ट्रीज की जो बाक होती थी वो व्हाइट कलर की होती थी, जब पोल्यूशन नहीं होता था। तो जो व्हाइट कलर के थे मोथ्स वो कॉमोफ्लेज हो जाते थे, और जो ब्लैक कलर के थे प्रेडेटर उनको खा जाते थे, क्योंकि वो दिखते थे अलग से। लेकिन जब धीरे 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 पॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? जो ट्रीज की बाक है वो डार्क होने लग गई। डार्क होने लग गई तो क्या हुआ कि जो व्हाइट थे वो दिखते थे प्रेडेटर को, और ब्लैक वाले उसके अंदर कॉमोफ्लेज कर जाते थे, तो व्हाइट वाले मर जाते थे। तो इसमें ये पूछा कि इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म एक्सप्लेन द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, क्योंकि पहले ये ज्यादा थे फिर ये ज्यादा थे। ये कैसे बताता है? टेंडेंसी ऑफ मॉथ्स टू चेंज देमसेल्फ बाय कंटिन्यूअस एफर्ट। नहीं, मॉथ्स तो खुद को चेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक मेकअप ऑफ मॉथ सिलेक्टेड बाय नेचर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे अगर ब्लैक वाले ज्यादा रहे और व्हाइट वाले को प्रेडेटर खा रही है तो ब्लैक वाले ज्यादा आगे अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ मॉथ सिलेक्टेड बाय नेचर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Even with the use of DDT, mosquito population were not eradicated because,
डीडीटी यूज करने के बावजूद भी जो मॉस्किटोज थे, मतलब मच्छर थे, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? मॉस्किटोज चेंज themselves बाय द एफर्ट्स? नहीं, मॉस्किटो ने खुद तो अपने आप को चेंज अंदर से कर नहीं सकते वो। म्यूटेशन अरोज इन मॉस्किटोज बाय डीडीटी? नहीं। एनवायरमेंट चेंज देम? नहीं। रेजिस्टेंट जीन वाज प्रेजेंट, कुछ कुछ मॉस्किटोज ऐसे थे जिसके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, इसलिए वो बच गए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब बैट और इंसेक्ट का एग्जांपल है, वो किस चीज का एग्जांपल है? अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैट और इंसेक्ट, ये है एनालोगस स्ट्रक्चर के एग्जांपल। यहाँ पे बैट है और यहाँ पे बटरफ्लाई है, ये इंसेक्ट है। तो इसमें क्या है कि इनका फंक्शन तो दोनों का क्या है, उड़ना, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, जो बेस ऑफ स्ट्रक्चर है, ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर है, वो अलग है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है एनालॉजी के। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। Which experimental material was used by Hugo de Vries? Hugo de Vries थे, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मतलब कौन सा इसमें से फ्लावर है, वो यूज किया था फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन को उसने स्टडी करने के लिए उसने कौन से प्लांट को यूज किया था? स्नैपड्रैगन को किया था? नहीं। डॉग फ्लावर को भी नहीं किया था, उसने किया था इवनिंग प्राइम रोज को यूज, ये हमारा एनसीईआरटी की लाइन है। और गार्डन पी को भी नहीं किया था उसने। तुम्हारा आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following pairs of structure is homologous? इसमें से कौन से स्ट्रक्चर हैं जो होमोलोगस हैं? विंग्स ऑफ ग्रासहोपर, होमोलोगस का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, बट उनका फंक्शन अलग है। विंग्स ऑफ ग्रासहोपर एंड फोर लिम्स ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल, नहीं, इनका फंक्शन, ये नहीं आंसर आएगा। टेंटेकल्स ऑफ हाइड्रा एंड आर्म्स ऑफ स्टारफिश, ये भी नहीं है। फोर लिम्स ऑफ बैट एंड फोर लिम्स ऑफ मैन, ये बिल्कुल ठीक आंसर होता है हमारे यहाँ से। विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ मोथ, ये भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं फोर लिम्स ऑफ बैट, कहाँ गया बैट के फोर लिम्स, और जो फोर लिम्स ऑफ मैन है, ये देखो। अब बैट के फोर लिम्स उसको उड़ने में हेल्प करते हैं, ग्रैब करने में हेल्प करते हैं, लेकिन मैन के फोर लिम्स अलग है, इनका स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन सेम है, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। हमारा यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट मतलब कि दूसरा नेम है किसका? होमोलोगस का। Among the following sets of example for divergent evolution, select the incorrect option। हमें इसमें incorrect बताना है। Four limbs of man, bat and cheetah, ये बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं। Four limbs of man, bat and cheetah are example of homologous organs। Heart of bat, man and dog, ये भी नहीं है, मतलब ये divergent का ही example है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। Brain of mouse, man and wolf, ये भी बिल्कुल ठीक है। Eye of octopus, bat and man, ये हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो ऑक्टोपस की आई और बैट की आई और मैन की आई है, इनका ओरिजिन अलग है, उनका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या है? देखना, आंखें तो देखने का ही काम करती है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, बेस ऑफ ओरिजिन है, वो अलग है। हमारा आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। एनालोगस ऑर्गन्स आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नहीं। एनालोगस ऑर्गन्स हैं वो कन्वर्जेंट का रिजल्ट होती हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। तो हमारे से ये हमारा असर्शन गलत हो गया। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स डिपिक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये हमारा ठीक है। हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये हमारे यहाँ पे होमोलोगस नहीं है, तो मतलब क्या होंगे? ये एनालोगस होंगे या फिर कन्वर्जेंट होंगे। तो हमारा आंसर ये रीजन बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से होगा असर्शन गलत है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड। जो होमोलोगस बताना है कि स्ट्रक्चरली सेम होना चाहिए वो टू द विंग्स ऑफ बर्ड के, तो इसमें क्या आएगा? हाइंड लिम्स ऑफ रैबिट, नहीं। फ्लिपर्स ऑफ वेल आएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे फंक्शन तो अलग है। फ्लिपर्स ऑफ वेल्स का फंक्शन जो होते हैं, फ्लिपर होते हैं वेल्स के, उनका फंक्शन अलग होता है, और जो होमोलोगस विंग्स होते हैं बर्ड्स के, उनका फंक्शन अलग होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन है, जो बेस ऑफ ओरिजिन है, वो बिल्कुल सेम है। तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज का रिजल्ट है? एंसेस्ट्री का है? नहीं, वो तो होमोलॉगस होते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का भी नहीं है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का भी नहीं है, वो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय। डार्विन ने एक इंडिविजुअल की फिटनेस को कैसे जज किया था? एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ, नहीं। उसने रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेसिस पे किया था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बेसिस पे किया था कि वो कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्ट्रेटजी टू ऑब्टेन फूड, नहीं।
नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यस। डोमिनेंस ओवर अदर इंडिविजुअल, नहीं। तो हमारे यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो लमार्क की थ्योरी है इवोल्यूशन की, उसको क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं? नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसको लमार्क ने एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में ही बताया था, उसने एग्जांपल दिया था जिराफ की नेक का। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन। होमोलॉजी इज ड्यू टू एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी एंड फंक्शनल डिसिमिलैरिटी, ये बिल्कुल ठीक है। होमोलॉजी का मतलब यही होता है कि उसका जो बेस ऑफ ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, वो सेम होगा, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो अलग होंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू है। फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ वेल्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स, जो फिन्स होते हैं फिशेस के और फ्लिपर्स होते हैं वेल्स के, वो होमोलोगस है? नहीं, वो एनालोगस होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे असर्शन ठीक है, बट रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द रोंग पेयर, इसमें हमें रोंग पेयर बताना है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या है? फॉर ऑफ वेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन, ये बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ये भी बिल्कुल ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर वर्टिब्रे हर्ट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स, नहीं, ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया और टेंड्रिल्स का काम अलग अलग है, लेकिन जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है उसमें उनका फंक्शन सेम होना चाहिए। इसमें थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों का फंक्शन अलग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। An evolutionary pattern observed in a common ancestor which enables to occupy diverse habitat, मतलब कि कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए और वो क्या होगा? डाइवर्स हैबिटेट, मतलब कि ओरिजिन सेम होना चाहिए और फंक्शन अलग होना चाहिए, होता है हमारा होमोलोगस ऑर्गन्स का एग्जाम, मतलब होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसा बिहेव करते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अगला देखते हैं, इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। Louis Pasteur demonstrated that the life comes only from pre-existing life, ये बिल्कुल ठीक है। लुइस पास्चर ने यही बताया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। एसएल मिलर observed that electric discharge of flask containing CH4, H2NH3 and water vapors at 800, ये भी बिल्कुल ठीक है। Flippers of penguins and dolphins are example of homology, नहीं। Homology indicates कॉमन एंसेस्ट्री, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स है और डॉल्फिन्स है वो होमोलॉजी के एग्जांपल्स नहीं है। वो एनालॉजी के एग्जांपल्स है, क्योंकि उनका फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन न्यू पॉपुलेशन व्हिच इज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। Unlike natural selection, genetic drift does not depend on an allele's beneficial or harmful effects, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है कहीं पे, वो ये देख के नहीं आती है कि हार्मफुल है या फायदे में है, वो म्यूटेशन होती है या एकदम से कोई और स्पीसीज आती है तो एकदम से आ जाती है, वो ये नहीं देखती कभी भी कि वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। पी स्क्वायर ऑफ द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन रिप्रेजेंट डैश इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो जो हार्डी-विनबर्ग की इक्वेशन थी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमेशा 1 की इक्वल रहेगा। तो इसमें से जो पी स्क्वायर है वो क्या है? ये हमारा होता है ए और ये होता है स्मॉल ए और ये होता है 2a। तो हमारे यहाँ पे क्या है? ये पी स्क्वायर ए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए मतलब आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन अगला है, इसी पे ही है। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.6, ए की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 0.6, दैट ऑफ एलील स्मॉल ए की दी हुई है हमें 0.4। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम? हमें हेटेरोजाइगस मतलब इसकी बतानी है, 2a की बतानी है। तो हम कर देंगे 2 × 0.6 × 0.4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है तो 0.24 यहाँ से आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आ जाएगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बेसिक मैथ्स है ये। तो अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फेल टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे, उसमें से क्या वो नहीं बता पाई। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बीइंग मोर सीवियर देन इंटरस्पेसिफिक, ये उसने बता दिया था।
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी उसने बता दिया था, कॉज ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, ये उसने ये नहीं बताया था कि वेरिएशन का कॉज क्या है, ओरिजिन क्या है, और वो कहाँ से आ रही है वो ये नहीं बता पाया था। तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ फॉलोइंग, इसमें से अगेन हमें करेक्ट मैच बताना है। marsupials in ऑस्ट्रेलिया, डार्विन फिंचेस, moths with black and grey wings, eye of octopus and mammal। तो देखो जो moth दो अडेप्टिव अडेप्टिव इसमें, अच्छा मैच बताना है इसमें, ठीक है ठीक है। मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया अडेप्टिव रेडिएशन के हैं, हाँ जी बिल्कुल अडेप्टिव रेडिएशन के हैं। डार्विन फिंचेस भी अडेप्टिव रेडिएशन के हैं। moths with black and grey wings in इंग्लैंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नहीं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, नहीं, ये है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सिर्फ दो ही ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो उसमें हमारा है ऑप्शन नंबर बी विच इज 1 and 2 आर करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, जो आज की लाइफ फॉर्म है वो कॉमन एंसेस्ट्री शेयर कर रही है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग हैं जो एनिमल्स है वो सब लोग कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। द एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट द सेम टाइम इन अर्थ हिस्ट्री, एंसेस्टर्स सेम टाइम पे प्रेजेंट थे, नहीं है, एंसेस्टर्स सेम टाइम पे नहीं प्रेजेंट थे, वो टाइम टू टाइम आए हैं। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो क्या करती है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री से कोरिलेट करती है। देयर इज नो रिलेशन इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड लाइफ ऑन अर्थ, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और थ्री ठीक होंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फिनोमिना दैट प्रोटेक्टेड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मोथ बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में देखा था कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसने प्रोटेक्ट किया था मोथ्स को, जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, जब ट्री की जो बाग थी वो व्हाइट कलर की थी, तो व्हाइट कलर के मोथ्स उसमें छुप जाते थे, और जब ब्लैक कलर की होगी आफ्टर पॉल्यूशन और इसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में, ब्लैक कलर के मोथ्स उसमें कॉमोफ्लेज कर लेते। तो आंसर हमारे यहाँ पे आएगा प्रेडेटर स्पेसिफिसिटी नहीं, हमारा आंसर ऐसा आएगा कॉमोफ्लेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, इसमें से हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज रिड्यूसिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अर्थ का स्टेटमेंट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग था स्टार्टिंग में। हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कंबाइंड विद ऑल ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म वाटर लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। नो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी तभी तो रिड्यूसिंग था, तो ये कोरिलेट भी हो रहा है, जब फ्री ऑक्सीजन होती तो रिड्यूसिंग कैसे होता। तो दोनों ही हमारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, वेल्स फ्लिपर विंग्स ऑफ बैट्स एंड ह्यूमन हैंड्स शो, जो वेल्स के फ्लिपर है, विंग्स ऑफ बैट है और ह्यूमन हैंड्स है, वो क्या शो करते हैं। देखो अब इन सबका फंक्शन है, सबका अलग अलग है। वेल पानी में रहती है, बैट को फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, और ह्यूमन हैंड्स जो है हमारे होते हैं, तो सबका ही फंक्शन अलग अलग है, और लेकिन इनका में क्या सेम हो सकता है, इनका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए विच इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बिकॉज दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आर, इनमें से कौन से फैक्टर है जो हार्डी विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तो है ही। म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी है। मतलब कुछ भी है जो एक बेसिक पॉपुलेशन की इक्वेशन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गए तो भी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, म्यूटेशन आ जाए या नेचुरल सिलेक्शन हो जाए तो भी इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन आ जाए फिर भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी विच इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें बताना है नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स इन मेनी वेज, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो बहुत सारे तरीकों से होता है। इन ए नेचुरल सिलेक्शन इफ मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू द सिलेक्शन इज, कि जो ज्यादातर इंडिविजुअल्स हैं उनका मीन कैरेक्टर वैल्यू आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा सिलेक्शन है वो, डायरेक्शनल है, स्टेबलाइजिंग है, डायरेक्शनल है, डिस्ट्रप्टिव है, या नन ऑफ दीज है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि देखो ये बिल्कुल स्टेबलाइजिंग है, तो क्या यहाँ पे क्या है, जो मीन वैल्यू है मैक्सिमम लोगों ने वही ले रखी है,
तो यहाँ पे ये देखो ये डिस्ट्रप्टिव है, और पीक जब एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है तो उसको डायरेक्शनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए विच इज स्टेबलाइजिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ था, हमें उसमें वो बताना है। ड्रायोपिथेकस पहले आए थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसके बाद आए थे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथैल। ये ठीक लग रहा है। निएंडरथैल रामापिथेकस नहीं, और ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलो नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलो आना चाहिए। रामापिथेकस निएंडरथैल ऑस्ट्रेलो ये भी नहीं, तो हमारा आंसर तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, पहले ड्रायोपिथेकस आए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे, फिर होमो हैबिलिस आए थे, फिर होमो इरेक्टस आए थे, एंड लास्ट में इसके बाद निएंडरथल मैन आया था। इसके बीच में भी कुछ कुछ मिसिंग है, बट ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अगला है बर्ड्स इवॉल्व ड्यूरिंग। बर्ड्स कब इवॉल्व हुए थे? कार्बोनिफेरस पीरियड, परमियन पीरियड, ट्रायसिक पीरियड या जुरासिक पीरियड। तो बर्ड्स इवॉल्व हुए थे जुरासिक पीरियड में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखो इस डायग्राम में, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये है जुरासिक पीरियड और ये है बर्ड्स। तो बर्ड्स यहाँ से देखेंगे हम, तो कब इवॉल्व हुए थे, देखो अराउंड जुरासिक के आसपास हुए थे वो। तो हमारा आंसर यहाँ से आएगा जुरासिक पीरियड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड ऑन अर्थ। इनवर्टिब्रेट्स कितना टाइम पहले बने थे अर्थ पे? 500 मिलियन साल पहले, 320 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो, या 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो बर्ड्स हमारे बने थे, इनवर्टिब्रेट्स बने थे हमारे 500 मिलियन साल पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अर्लीस्ट टू रिसेंट, मतलब कि अर्लीस्ट टू रिसेंट बताना है। अर्लीस्ट कौन सा था यहाँ पे? पीलोजोइक, और रिसेंट क्या है? सीनोजोइक। तो पहले आएगा पीलोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनता है पीलोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है। होमो हैबिलिस, देयर ब्रेन, होमो हैबिलिस क्या है? देयर ब्रेन कैपेसिटीज वर बिटवीन 650 टू 800 क्रेनियल सीसी, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी नहीं, मतलब ये ठीक है, इनकरेक्ट बताना है इसमें से। होमो इरेक्टस, देयर फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन जावा 1891 अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी बिल्कुल ठीक है। निएंडरथल मैन, दे यूज्ड टू हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। रामापिथेकस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, नहीं। अफ्रीका में ये लोग पाए जाते थे, पर ये लोग ऐसा नहीं हुआ कि ये मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स हो गए, डेवलप्ड हो गए। ये पाए जाते थे अफ्रीका में, बट ऐसा नहीं कि ये घूम के बाकी कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में चले गए। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। जुरासिक पीरियड ऑफ द मीजोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो जुरासिक पीरियड है मीजोजोइक एरा का, उसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर, नहीं। जिम्नोस्पर्म्स आर डोमिनेंट प्लांट्स एंड फर्स्ट बर्ड्स अपीयर, ये बिल्कुल ठीक है। रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, नहीं। डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट, नहीं, एक्सटिंक्ट तो नहीं होते। इसका डायग्राम पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। हमें इसमें जुरासिक पीरियड के बारे में बताना है। तो जुरासिक पीरियड में हमारे यहाँ पे ये जिम्नोस्पर्म्स आए थे, और हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जुरासिक पीरियड में बर्ड्स भी आए थे। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। टास्मेनियन वुल्फ इज मार्सुपियल वाइल वुल्फ इज अ प्लेसेंटल मैमल। तो देखो जो टास्मेनियन वुल्फ है वो मार्सुपियल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टास्मेनियन वुल्फ, ये तो एक मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। लेकिन जो वुल्फ है इस प्लेसेंटल मैमल, जो नॉर्मल वुल्फ है वो क्या है? प्लेसेंटल मैमल है। तो हमें इसका एग्जाम्पल देना है। ये क्या शो करता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, इनहेरिट। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायग्राम देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो उन्होंने बताया कि जो टास्मेनियन वुल्फ है वो तो मार्सुपियल है, लेकिन जो वुल्फ है वो प्लेसेंटल मैमल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का ओरिजिन अलग है, लेकिन है दोनों ही वुल्फ। तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है? वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि वो एनालोगस ऑर्गन्स शो करती है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन पहले अच्छा इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमने इसमें ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब न्यू स्पीसीज जब बनती हैं उसका इवेंट में हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। नेचुरल सिलेक्शन होता है पहले, नहीं। वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नहीं। स्ट्रगल फॉर द, सबसे पहले तो स्ट्रगल होगा, तो आंसर आएगा सबसे पहले तो आएगा 4, तो 4 तो किसी में भी नहीं है, तो आंसर तो हमारा डी आ गया। फिर भी हम देख लेते हैं, पहले स्ट्रगल होगा, उसके बाद वेरिएशन आएंगे उसके अंदर, तो 2 आएगा। उसके बाद वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, वेरिएशन होगी और इनहेरिटेंस होगी, फिर लड़ाइयां होंगी, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट देखा जाएगा, तो 3, और लास्ट में जाके नेचुरल सिलेक्शन होगा कि जो सबसे ज्यादा फिट है उसको नेचर सिलेक्ट करेगा, तो फिर आएगा 1। हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स बिलोंग टू द मेसोजोइक एरा, इसमें से जो पीरियड्स थे इसमें से जो मेसोजोइक एरा से कौन सा पीरियड बिलोंग करता है? पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो मेसोजोइक देख लेते हैं। क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायासिक। क्रिटेशियस हमें सिर्फ यहाँ पे क्रिटेशियस ही दिया हुआ एग्जाम ऑप्शन में, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया आई थिंक, अच्छा मैंने बैक कर दिया, नहीं। अच्छा ये 42 पहले आ गया था, ठीक है, तो इसका आंसर भी वही आएगा, थोड़ा सा 4231 ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। 43 देखते हैं, ठीक है। मैच कॉलम 1, इसमें अगेन मैच करना है हमें। क्रिटेशियस हमने अभी पढ़ा था, मीसोजोइक में थे, ये देखो क्रिटेशियस थे हमारे मीसोजोइक में, तो क्रिटेशियस आ जाएगा मीसोजोइक में, और इसको जीनिटेल्स से भी मैच कर सकते हैं खैर। ब्रायोफाइट्स थे हमारे, ब्रायोफाइट्स हमारे टर्शनिक, क्वार्टरी और सीनोजोइक में भी हैं, तो ब्रायोफाइट्स आ जाएगा सीनोजोइक में, ठीक है। और लेकिन हम क्रिटेशियस को इसमें जेनिटल से भी मैच कर सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर सुटेबल होता है। तो साइल्यूरियन है, साइल्यूरियन हम यहाँ से देख सकते हैं किसमें है, साइल्यूरियन ये रहा, साइल्यूरियन है वो किस में आएगा, जोस्ट्रोफाइलम में आएगा। देखो साइल्यूरियन जोस्ट्रोफाइलम से मैच हो रहा है, तो इसका आएगा ये। साइकिड्स एंड फर्न्स आएंगे, साइकिड्स एंड फर्न फिर से आ गए मीजोजोइक में, तो ये आएगा मीजोजोइक में। तो हम ए का हम यहाँ पे 2 कर देंगे, क्योंकि मीजोजोइक से 4 सिर्फ मीजोजोइक से मैच होता है। हमारा आंसर आएगा 1 का 2, 1 का 2, उसके बाद सेकंड का हमारा है 4, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलर यूज्ड 4 गैसेस, जो मिलर था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में 4 गैसेस यूज की थी। मीथेन की थी, सही है, अमोनिया भी की थी, हाइड्रोजन भी की थी और वाटर वेपर भी की थी, बिल्कुल ठीक है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मिलर प्रिपेयर्ड सम अमीनो एसिड्स इन हिज apparatus, उसने क्या बनाया था, अमीनो एसिड्स बनाए थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, बट रीजन है वो यहाँ पे असर्शन को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला देखते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी वो किसने दी थी? एरिस्टोटल ने दी थी, रिचटर ने दी थी, ह्यूगो दी व्राइज ने दी थी। अच्छा डिसप्रूव्ड बताना है कि उसको डिसप्रूव किसने दिया था, वही तो यहाँ पे कोई, उसको डिसप्रूव किसने किया था, उसको किया था लुइस पास्चर ने डिसप्रूव, क्योंकि लुइस पास्चर ने बताया था कि लाइफ राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का हमें इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले तो इरेक्टस आएगा, फिर होमो आएगा, फिर प्राइमेटा, कोडेटा, एनुलिया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। The spark discharge apparatus to test chemical evolution life was designed by, जो हमने apparatus था, जो हमने स्टार्टिंग में एवोल्यूशन चैप्टर के जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जो उसमें स्पार्क डिस्चार्ज apparatus था ताकि वो केमिकल एवोल्यूशन को टेस्ट कर पाए, वो किसने डिजाइन किया था? वो हमारे किया था क्यूरे एंड मिलर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे ठीक होता है। अ ट्रेट इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन, जो एक ट्रेट है वो मल्टीपल जीन से डिटरमाइंड होता है। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन रेंज, जो ये ग्राफ है वो वेरिएशन रेंज दिखाता है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन मेंबर्स फॉर द ट्रेड डिटरमाइंड बाय मल्टीपल जीन्स, जो जो जीन्स हैं वो मल्टीपल जीन्स के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। द पॉपुलेशन अंडरगोज डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, अब क्या हुआ, पॉपुलेशन में डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन हो गया बहुत सारी जनरेशन में, इसमें से डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन हो गया। अब
बहुत सारी जनरेशन में, तो हमें इसमें करेक्ट ग्राफ बताना है। तो जब इसमें दिया ही हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टिव ग्राफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मैच द कॉलम 1, अगेन हमें इसमें मैच करना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने बताया था? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है होमोलोगस ऑर्गन्स ने। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बारे में लमार्क ने बताया था। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है एनालोगस ऑर्गन्स में। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बताया था डार्विन ने। तो 2143 2143 हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डार्विन फिंचेस के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओरिजिनल ग्राउंड फिंचेस वर सीड ईटर्स, ये बिल्कुल ठीक है। जो ओरिजिनल फिंचेस थी वो सीड ईटर्स थी, वो अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग जगह पे फैली, फिर वहां पे उनको जो भी मिला, इंसेक्ट, फूल, पत्ते, कुछ भी उन्होंने मिला, कीड़े मकोड़े, उन्होंने वो खाए, तो उनकी बीक्स वैसी टर्न होगी, तो वहां पे उनका एवोल्यूशन हो गया। तो देयर बीक वाज ऑल्टर्ड टू फीड अपॉन इंसेक्ट्स ओनली, नहीं, अगर इंसेक्ट्स होता तो हम इसको ठीक मानते हैं, लेकिन ओनली नहीं, वो इंसेक्ट्स भी खाती थी, सीड्स भी खाती थी, वर्म्स भी खाती थी। तो हमारे यहाँ से यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। Today's atmosphere contains gases like CO2 and H2O vapor. For the time of the origin of life, atmosphere was made up of only. अभी तक तो, अभी तो CO2 H2O सब कुछ है, लेकिन जब बनी थी ये अर्थ, मतलब एटमॉस्फेयर बना था इस अर्थ पे, तो कौन कौन सी इसमें गैसेस थी? अमोनिया थी, मिथेन थी और वाटर वेपर थे, हमें पता है। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं था, अगेन ये नहीं था, अगेन ये नहीं था, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, विच इज NH3CH4 and H2O वेपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ इज बिलीव टू बी 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड, मतलब कि अर्थ को हम मानते हैं कि 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है वो। लाइफ इन दिस प्लैनेट इज एस्टिमेटेड टू हैव ओरिजिनेटेड नॉट अर्लियर देन, लाइफ कब यहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? लाइफ हुई थी उसके अर्थ के बनने के 500 मिलियन साल के बाद, विच इज 4000 मिलियन ईयर्स अगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु asserted that heritable variations which make resource utilization better for few will enable only those to reproduce and leave more progeny। इसने मतलब इन शॉर्ट नेचुरल सिलेक्शन की बात करी हुई है यहाँ पे। इन छोटे से यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की बात की, तो नेचुरल सिलेक्शन हमें पता है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मैच रिगार्डिंग अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में हमने बताना है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्लेसेंटल मैमल्स। तो जो मार्सुपियल मोल है वो माउस से, हमें करेक्ट बताना है, तो माउस से नहीं था वो, नम्बेट लीमर से नहीं था, टास्मेनियन फॉल आर्डिटर से नहीं था, स्पॉटेड कस्कस लीमर से था। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ, सामने साफ साफ दिख रहा है डिस्ट्रप्टिव है। अगर देखो एक साइड होता ना, ऐसे ग्राफ होता, अगर अगर उसकी पीक ऐसे एक साइड जा रही होती, तो वो होता डायरेक्शनल। अगर वो होता बिल्कुल ऐसे मीन वैल्यू पे, तो वो होता स्टेबल। अब ये क्या है, बीच में से तो कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? डिस्ट्रप्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन इज, डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन क्या है? स्पेशल क्रिएशन है? नहीं। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है? नहीं। ये हो सकता है। फास्ट एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी नहीं है। स्पेशल क्रिएशन भी नहीं है। तो ये क्या है? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, मतलब कि प्रोजेनिस प्रोड्यूस हो रही है, बट कैसे हो रही है? मॉडिफिकेशन से हो रही है, थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इंसेक्ट्स, ट्रैकी एंड ह्यूमन लंग शो। जो इंसेक्ट्स का ट्रैकी और ह्यूमन लंग्स, देखो अब इसमें इतना तो पता है कि ये क्या है। देखो इंसेक्ट्स का ट्रैकी भी हमारा उसमें रेस्पिरेशन में काम आता है, और ह्यूमंस के लंग्स भी रेस्पिरेशन के काम आते हैं, मतलब इनका फंक्शन तो सेम है। जिनका फंक्शन सेम क्या होता है, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के टाइप होते हैं। तो एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गिवन है, आंसर होगा। फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। पैलेंटोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर इन स्टडी ऑफ, पैलेंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो ये क्या है? हेल्पफुल होती है एवोल्यूशन की स्टडी में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर बिग बैंग द यूनिवर्स एक्सपेंडेड द टेम्परेचर। जब एकदम से बिग बैंग थ्योरी हुई, टेम्परेचर एकदम से क्या हुआ? टेम्परेचर जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, तो टेम्परेचर क्या हुआ? वो धीरे धीरे कम हुआ। पहले बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो आंसर आएगा केम डाउन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर ठीक आंसर होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दैट डिड नॉट फेवर द केमिकल एवोल्यूशन इज, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसने डिड नॉट फेवर, केमिकल एवोल्यूशन को जो फेवर नहीं करता?
हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एनवायरमेंट, वोल्केनिक स्टॉर्म, हाई एनर्जी एंड रेडिएशन। देखो केमिकल एवोल्यूशन स्टार्टिंग में एनारोबिक कंडीशंस में हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन हमने देखा था कि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। तुम्हारा आंसर यहाँ पे आएगा प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एनवायरमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको एनारोबिक एनवायरमेंट चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर ठीक है, ये गलत है। वोल्केनिक स्टॉर्म भी ठीक है, और हाई एनर्जी रेडिएशन फ्रॉम द सन भी ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, दैट प्रेजेंस ऑफ एरोबिक एनवायरमेंट डिड नॉट फेवर द केमिकल एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें वही मैच नहीं फिलअप्स करने हैं। द बुक ऑफ ओरिजिन वाज लाइफ वाज रिटन बाय, डार्विन ने लिखी थी? नहीं। ऑपरेन ने भी नहीं लिखी थी, तो ये गलत हो गया। द चीफ रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द डार्विन इज, देखो एवोल्यूशन जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग उसका रॉ मटेरियल क्या था कि छोटे छोटे वेरिएशंस होंगे। तो स्मॉल वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन तो नहीं आएगा सेकंड में, लार्ज वेरिएशन भी नहीं आएगा, स्मॉल वेरिएशन आएगा। तो ये ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट वाज गिवन बाय, अगेन ये डार्विन ने दिया था, तो ये भी ठीक है हमारा, डार्विन ने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से बिल्कुल ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस। क्या हुआ ऐसा कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक, सीज और ओशन बन गए? मतलब क्या ऐसा हुआ कि ये सब बन गया? अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली जब अर्थ सरफेस पे पानी होगा तभी तो पानी मतलब ओशियंस और ये सब बनेगा, ये ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इनटू वाटर दैट रिजल्टेड इन रेनफॉल, रेनफॉल होगी तभी पानी आएगा। डिक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तभी तो कंडेंसेशन होगी ना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑल ऑफ दिस, ये सब हुआ तब जाके स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स और ओशंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्टली फॉसिल्स आर फाउंड इन, ज्यादातर फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं? आइजीनियस रॉक्स में पाए जाते हैं? नहीं। सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं? हाँ जी। इक्वल इन बोथ? नहीं। मोस्टली इन आइजीनियस? ये भी नहीं। हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी कि ज्यादातर फॉसिल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, assertion और रीजन, नेचुरल सिलेक्ट्स ओनली अडेप्टेड, नेचर सिलेक्ट्स ओनली अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म, अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में फॉर्म डिफरेंट स्पीसीज। रीजन तो देखो बिल्कुल ठीक है कि जो अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट स्पीसीज बना सकता है। नेचर सिर्फ अडेप्टेड अडेप्टेड मतलब कि फिट है, जो मतलब नेचर में ढल चुका है उसको सिलेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे रीजन, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बट रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो क्या आंसर आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा कि assertion and reason both are true, but reason is not correctly explaining assertion here. Moving on to the next question, 65th. When two species of different genealogy come to resemble each other, देखो जब दो species आती हैं बिल्कुल different genealogy, मतलब उनके अंदर बिल्कुल different genes present हैं, come to resemble each other, जब वो आपस में आती हैं as a result of adaptation, the phenomena, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? इस फिनोमिना को बोला जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि डिफरेंट जीनोलॉजी है, मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट बेसिस ऑफ ओरिजिन है। तो यहाँ से आंसर आएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 66, अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच ऑपरेट्स टू एलिमिनेट इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। ऐसा कौन सा सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन है जो क्या कहते हैं इंटरमीडिएट फिनोटाइप को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है? मतलब ऐसा टाइप बताना है हमें नेचुरल सिलेक्शन का जो एलिमिनेट करेगा इंटरमीडिएट को। देखो तो स्टेबलाइजिंग तो स्टेबल है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्शनल कर सकता है और डिस्ट्रप्टिव, ये दोनों एलिमिनेट करेंगे। तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एंड सी। स्टेबलाइजिंग को छोड़ के जो भी दिक्कत करेगा वो करेगा एलिमिनेट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। Mutations which normally happen randomly are considered one way of the raw materials for evolution because they, जो mutations है वो एकदम से जो हो जाती है, randomly हो जाती है, उनको एक टाइप से evolution का raw material माना जाता है। ऐसा क्यों? वो stable होती है? नहीं, जरूरी नहीं है कि वो stable हो। Cause death of organism है नहीं, अगर वो death ही कर देंगी तो फिर evolution का part कैसे बनेगा जो organism में मर गया? Behave in the same manner as normal type, जब सेम मैनर में वो करेगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो इवोल्यूशन किस काम का? कंट्रीब्यूट टू न्यू वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि वो क्या करती है, नई वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर लाने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। तो होमिनिड फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891, होमिनिड के फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए जावा के अंदर 1891 में, रिवील्ड एज स्टेज ऑफ ह्यूमंस एवोल्यूशन व्हिच इज कॉल्ड,
उसने क्या किया, कौन सी स्टेज को यहाँ पे डिस्कवर किया, होमो इरेक्टस को, ड्रायोपिथेकस को, होमो हैबिलिस को या ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। तो उसने किया था, जो जावा मैन होता है वो होमो इरेक्टस में आता है, इससे भी लर्न कर सकते हो आप। तो आंसर आएगा यहाँ पे होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ ठीक होगा। द लॉन्ग गैप बिटवीन द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ लाइफ इट वाज ड्यू टू। तो इतना लंबा गैप आ गया 500 मिलियन साल का, कि जब अर्थ ओरिजिन हुई थी उसके बाद उसके ऊपर लाइफ आई थी, वो क्यों आई थी इसमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं, क्योंकि एरोबिक रिएक्शन तो स्टार्ट हो चुकी थी। एनारोबिक तो स्टार्ट हो गई थी। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर तो था ही नहीं, बहुत हाई टेम्परेचर था। लैक ऑफ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो थी पड़ी वहां पे, हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस वाज प्रोबेबली लीस्ट अबंडेंट इन द अर्ली एटमॉस्फेयर। उस टाइम के टाइम पे कौन सी लीस्ट अबंडेंट गैस थी वहां पे? वहां पे हमें पता है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो आंसर क्या है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम थी वहां पे, तभी एनारोबिक रिएक्शंस होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशन इन रिस्पांस टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। अब इसमें क्या पूछा है कि विच, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हैं, मतलब कि डिफरेंट ओरिजिन है उनका, वो आपस में आके सेम फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस कर लेते हैं, तो वो कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, की सेम फंक्शन बट डिफरेंट एवोल्यूशन, डिफरेंट ओरिजिन। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है? पोटैटो तो देखो है मॉडिफाइड स्टेम, स्वीट पोटैटो है मॉडिफाइड रूट। अब देखो इनका स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, मतलब वो स्टेम और वो रूट है, तो मतलब ये होमोलोगस तो नहीं है। अब क्या इनका काम क्या है? ये भी स्टोरेज में हेल्प करता है फूड को, और स्वीट पोटैटो भी फूड फूड स्टोरेज करता है। दोनों का काम ठीक है, तो मतलब क्या है, ये एनालोगस स्ट्रक्चर्स है या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है। देखते हैं, आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं, आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आर एनालोगस, ये भी नहीं, आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट रिस्पेक्टिवली एंड आर एनालोगस ऑर्गन्स, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट रिस्पेक्टिवली नहीं, होमोलोगस तो नहीं है। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एरा। इसमें से अर्लीस्ट एरा कौन सा है? ये हमने पहले भी पढ़ा था। अर्लीस्ट हमारा है पीलोजोइक एरा या पेलियोजोइक एरा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होता है। स्पीसिएशन इज ऑलवेज वेरी स्लो प्रोसेस। जो स्पीसिएशन है, मतलब कहीं पे जाके कोई म्यूटेशन हुई है, कुछ भी चेंज आया, तो उसका पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा। तो जो स्पीसिएशन है वो क्या कहते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बनेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज वन ऑफ द कॉज फॉर स्पीसिएशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ही ठीक है, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करे? नहीं। तुम्हारा आंसर आएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। फिर मैच करना है हमें होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, थैलेनिसिस, व्हाटएवर, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। तो हमें देखना है कि कब कब इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें मैच करना है। तो होमो हैबिलिस की इसमें से सबसे ज्यादा होती है, वो होती है 1400। फिर होमो सेपियंस की होती है 1350, ठीक है। और होमो निएंडरथैलिस की होती है, नहीं, होमो हैबिलिस की, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी मेरे से गलती हो गई मैच में। जो होमो हैबिलिस है उसकी होती है 650 टू 800। उसके बाद होमो निएंडरथैलिस है, उसकी होती है यहाँ पे 900 अराउंड। और होमो इरेक्टस है, नहीं नहीं, होमो निएंडरथैलिस की 1400 होती है, मैं क्या करती हूँ, ठीक है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। होमो निएंडरथैलिस की सबसे ज्यादा होती है, उसकी होती है 1400। और फिर हमारा रह गया यहाँ पे होमो इरेक्टस, उसकी होती है 900। तो आंसर आएगा यहाँ से होमो हैबिलिस की, आंसर आएगा हमारा यहाँ से ए का 3, बी का 4। तो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। इसमें अगेन हमें मिसमैच पेयर बताना है कि इसमें से आपस में कौन सा मैच नहीं कर रहा। एल्फ्रेड वॉलेस, मेले, आरपी लेगो, ये बिल्कुल ठीक है। चार्ल्स डार्विन, एचएमएस बीगल, ये भी ठीक है। लुइस पास्चर ने स्पोर्ट्स के बारे में बताया था? नहीं, लुइस पास्चर ने तो बताया था कि लाइफ आती है जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ऑपरेन एंड हाल्डिन ने केमिकल एवोल्यूशन के बारे में स्टडी की थी और एक्सपेरिमेंट किया था, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विंग ऑफ पिजन इज होमोलोगस टू द, विंग ऑफ पिजन है वो होमोलोगस किससे है, जब हमें यहाँ पे फंक्शन नहीं देखना, हमें देखना कि इसको स्ट्रक्चर कहाँ से मिला, ईयर ऑफ बैट से नहीं, विंग ऑफ बटरफ्लाई से नहीं, टेल ऑफ रैबिट से नहीं, वो है फोर लेग ऑफ हॉर्स, क्योंकि जो फोर लेग है वो आगे विंग से ही होगा ना, ईयर से तो हो नहीं सकता, विंग ऑफ बटरफ्लाई तो एनालोगस हो गया, टेल से भी नहीं हो सकता, तो आंसर आएगा हमारा फोर लेग ऑफ हॉर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ 100,000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग टू ए, मतलब कि ए हमारे हैं 360, ठीक है, और 480 है हमारे हेट्रोजाइगस वाले, और रिमेनिंग जो स्मॉल ए है वो है हमारे 160, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखो, जब हमें दिया हुआ कि ए है 360, तो इसमें से खाली मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होगा 360, तो ए कितना आएगा 60, ठीक है। तो ए तो हमारा आ गया 60, लेकिन जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 60 की फ्रीक्वेंसी बाय इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.6, तो आंसर आएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉसिल्स डिस्कवर्ड अप टू द प्रेजेंट टाइम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन स्टार्टेड फ्रॉम, फॉसिल्स का डिस्कवरी होना और एवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फॉसिल्स के अकॉर्डिंग बताओ, फ्रांस में हुआ था नहीं, जावा में हुआ था नहीं, चाइना में भी नहीं हुआ था, वो हुआ था अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। सम लैंड रेप्टाइल्स went back to into water to evolve fresh fish like reptiles probably to, ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ कुछ लैंड के रेप्टाइल्स थे वो पानी में कुछ वापस चले गए थे, तो कि उनको वाटर की स्पीसीज में कन्वर्ट होना था, तो हमारा यहाँ से ये तो बिल्कुल ठीक ट्रू है। फर्स्ट मैमल्स वर लाइक श्यूज, ये भी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट मैमल्स श्यूज की तरह थे। द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस लमार्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे ठीक होता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देते हैं, म्यूटेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, म्यूटेशन थ्योरीज थी वो किसने प्रपोज की थी, वो की थी हमारे को ह्यूगो दी व्राइज ने प्रपोज, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे ठीक, क्योंकि ह्यूगो दी व्राइज ने बताया था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के बारे में, मतलब सोल्टेशन के बारे में उसने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, जोलेस, अच्छा इसमें से करेक्ट कौन कौन सी बतानी है, जोलेस फिश इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, ये बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट organisms that invaded land were animals, नहीं। Coelacanth evolved into first amphibian that lived in both land and water, ये बिल्कुल ठीक है, ये Coelacanth है वो एक कनेक्टिंग लिंक भी होता है। Dinosaurs appeared 65 million years ago on earth, नहीं, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैमल्स इवॉल्व्ड फर्स्ट वर सिमिलर टू, हमारे इससे एक दो क्वेश्चन छोड़ के दिया था, ये वो श्रीव्स से ट्रू फॉल्स पाया था कि जो फर्स्ट मैमल्स थे वो श्रीव्स से सिमिलर होते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राइनासोरस रेक्स क्या है, was first amphibian that lived both land and water, नहीं, has huge fearsome dagger like, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्यों, ये हमारा PYQ भी है, तो आप इसको लर्न करना अच्छे से। जो टायरानोसोरस थेरेक्स था उसके पास क्या थे, फियरसम डैगर लाइक थे, ये PYQ भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन फ्लो क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर बट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब कि ऐसे जीन्स में ट्रांसफर होना जो जेनेटिकली तो डिसिमिलर हो लेकिन वो आपस में ब्रीड करने के लिए एबल हो, मतलब वो ब्रीड कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो अगर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो फिर जीन फ्लो का मतलब जेनेटिकली सिमिलर है, तो जीन फ्लो हो ना हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जीन फ्लो का मतलब यही है कि जब जेनेटिकली डिसिमिलर है लेकिन वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी वो आगे नई स्पीसीज को बनाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम फीमेल्स टू मेल विद इन, ये नहीं होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू जाइगोट ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉसिल्स आर करेक्ट, फॉसिल्स के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फॉसिल्स आर यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये बिल्कुल ठीक है, फॉसिल्स बहुत हेल्प करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कंडक्ट करने में। फॉसिल्स हेल्प इन स्टडीइंग वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। फॉसिल्स रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, विच इज
ऑल ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है विच आइडेंटिफाई व्हाट द गिवन डायग्राम इंडिकेट्स। इसमें से गिवन डायग्राम क्या, देखो ऑस्ट्रेलियन मार्supials है, उसमें से टास्मेनियन वॉल्फ भी आ रहा है, मार्supial रैट भी आ रहा है, कंगारू भी आ रहा है और कोआला बियर भी आ रहा है। तो देखो आप देख रहे हो ओरिजिन तो सेम है, इसके अंदर से निकल रहे हैं सारे, तो डायग्राम से ऐसे पता लग जाएगा, चाहे आपको पता नॉलेज भी ना हो ना कि ये क्या है क्या नहीं। तो ये देखो ना कि ओरिजिन तो सेम है, इससे सारे ही निकल रहे हैं, तो आंसर आएगा होमोलोगस, मतलब स्ट्रक्चर्स होंगे इनके अंदर, तो आंसर आएगा यहाँ पे बी विच इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब एक जगह से वो अलग अलग जगह पे फैल रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। इनमें से कौन सा था जिसके पास सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी थी। तो वो था होमोसेपियंस, तो हम लोग हैं, हम लोगों में तो नहीं है। होमो निएंडरथैलिस में 1400 अराउंड थी, उसमें भी नहीं थी। होमो इरेक्टस में भी नहीं थी, तो आंसर आएगा यहाँ पे होमो हैबिलिस, ऑप्शन नंबर सी। स्टडी ऑफ फॉसिल को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। इनमें से कौन से हैं जो एवोल्यूशन के लिए प्रोवाइड करते हैं एविडेंस। देखो होमोलोगस ऑर्गन्स करते हैं, हाँ जी, एम्ब्रियोज भी करते हैं और फॉसिल्स भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें करेक्ट बताना है। अडेप्टेटिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, ये बिल्कुल ठीक है। अडेप्टेटिव एबिलिटी हैज जेनेटिक बेसिस, उसके बाद जेनेटिक बेस होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, ये भी ठीक है, क्योंकि अडेप्टिविटी है, जेनेटिक बेसिस इतने अच्छे हैं, फिटनेस है, तभी तो हमें नेचर सिलेक्ट कर रहा है ना, तो फिटनेस ही एंड रिजल्ट है कि हमें नेचर सिलेक्ट कर ले, तो हमारे यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ठीक होती है, मतलब कि ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिजेम्बलेंस बिटवीन वाइडली डिफरेंट ग्रुप ड्यू टू अ कॉमन एंसेस्ट्री इज, मतलब कि बहुत सारा बहुत अलग अलग बहुत वाइडली डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन फिर भी कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री किस में होती है, होमोलोगस ऑर्गन्स में होती है, मतलब कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में होती है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर टू एलील्स डी एंड डी विद फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू, मतलब दो एलील्स हैं डी और डी, फ्रीक्वेंसी है पी और क्यू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हार्डी विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी डी विल बी, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे यहाँ पर 2pq है, यही तो है हमारा डी डी का, तो क्या आएगा 2pq, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है। मीजोजोइक में ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स हुआ था, नहीं ये नहीं हुआ था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, हाँ जी। स्टडी ऑफ फॉसिल को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी व्राइज ने थी। तो आपको इनके से ना भी आता ना, तो आप बाकी तीन देख लो, वो तीन ठीक है, तो ऑफकोर्स ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे नॉट अ करेक्ट पेयर है। अगला देखते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ए इज 0.4 एंड द find out and then find out frequency of B allele and heterozygous genotype in a random mating। तो देखो हमें पता है कि A की फ्रीक्वेंसी, हमें पता है कि आंसर यहाँ पे इक्वेशन होती है ए स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, कैपिटल ए कैपिटल, एक सेकेंड इसको अलग तरीके से लिख लेते हैं। हमें पता है देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज प्लस 2pq होता है 1। हमें यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.1, 0.1 दी हुई है हमें ए की, तो स्मॉल ए की कितनी होगी 1 माइनस 0.4, तो कितनी होगी 0.6 होगी, तो 0.6 तो हमारा ऐसे आ जाएगा यहाँ पे 0.6, ठीक है। तो 0.6 हमारे किस किस में, सब में 0.6 दिया हुआ है। अब 2pq करेंगे तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 जब हम करेंगे क्या आएगा, 6 4 24 और 2 48, तो 0.48 और 0.6, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट वन, इसमें से हमें इनकरेक्ट बताना है। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज नोन एज एबायोजेनेसिस, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो फर्स्ट फॉर्म थी वो नॉन लिविंग मैटर मतलब रिएक्शन से आई थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है।
विंग्स ऑफ बटरफ्लाई शो एंड बर्ड्स शो होमोलॉजी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एनालॉजी शो करता है ना कि होमोलॉजी। होमोलॉगी भी बोल सकते हो, होमोलॉजी भी बोल सकते हो। डी है इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बिल्कुल ठीक है कि इवोल्यूशन बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस तो नहीं है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक होता है। अगला देखते हैं भिमबेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन, जो भिमबेटका रॉक शेल्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो आई थिंक मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 2 3 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। अगेन थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया एंड टेंडल्स इन कुकुरबिटा रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इन दोनों का फंक्शन बहुत अलग है। द सिमिलैरिटी इन आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मंकीज इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है बट इनका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या आइस का देखना, तो ये बिल्कुल ठीक है। द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ होमोलॉगी, नहीं इनका स्ट्रक्चर अलग है, एक स्टेम और एक रूट है बट इनका फंक्शन सेम है, तो ये एनालॉजी का एग्जांपल है। तो आंसर होगा यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट ठीक है, वो है 1 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल इज रिलेटेड विद, जो हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल है वो इसमें से किससे रिलेटेड है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम से, जीन माइग्रेशन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से या नेचुरल सिलेक्शन से। तो नेचुरल सिलेक्शन से तो नहीं है, और जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन तो वो फैक्टर्स हैं जो इसके प्रिंसिपल को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या आंसर आएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक इक्विलिब्रियम, और जो उसने इक्वेशन भी दी थी कि जो हमारे पॉपुलेशन में जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन ए। इसके साथ हमारी डीपीपी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।